यूं ही नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा के लोग खड़े हैं जो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरी सत्ता और ताकत को रखना चाहते हैं, और संविधान कहता है कि मुट्ठी भर लोग ताकतवर नहीं होंगे, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए संविधान सबको बराबरी की बात करता है, इसलिए वो संविधान को बदलने की बात करते हैं ताकि उनकी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत बची रहे। इस देश में बहुत सारे गरीब किसान मजदूर कमेरा लोगों के घर में बच्चे पैदा होते रहे और हाथ से श्रम करते रहे, लेकिन इतना कोई पढ़ करके आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इस देश में भारत का संविधान है और मंडल कमीशन न होता तो आज मैं भी आजमगढ़ के किसी गांव में भैंस गाय चरा रहा होता। इतना सम्मान और इतना प्रतिष्ठा कभी नहीं पाया होता, इसलिए भारत के संविधान और मंडल कमीशन को इसका पूरा श्रेय जाता है। जब कोई तानाशाह अपने जेल मुकदमे से डराएगा, जब कोई जालिम हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करेगा, जब भी इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी, यह आप जैसे लोगों का प्रेम और प्यार हमें हिम्मत देगा कि डरना नहीं है और आंख में आंख मिलाकर के अपने विचारधारा की लड़ाई को आगे ले चलना है। हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। मतलब समझ रहे हैं? राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है ताकि गरीब आदमी पढ़ाई से दूर हो जाए और पाखंड और अंधविश्वास में चला जाए। और आज के तारीख में शिक्षा बेच दी गई है, ये एक बात आपसे कहने आया हूं। और जब आपके बेटा बेटी पढ़ाई नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो मानसिकता में पाखंड और अंधविश्वास के गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? पाखंड और अंधविश्वास से कौन मुक्ति दिलाता है? शिक्षा मुक्ति दिलाती है। और इसीलिए प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी किताब, एक किताब लेकर जरूर आया। ये मेरी किताब लिखी हुई है प्रोफेसर की डायरी। और क्यों लिखी है पता है? वो नौकरी जब छीना तो उनको लगा था कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा, पैर में आके गिड़गिड़ाएगा कि ना ना हमके नौकरी मत छीना, हमारा परिवार कैसे चले। उनको पता ही नहीं था कि हम किसके वंशज हैं। बिहार की जमीन पर खड़े हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक को याद करता हूं, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के अपने पुरखा जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा को याद करता हूं, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार ललित सिंह यादव को याद करता हूं। और इसलिए किताब लिख करके ये बात उनको कह के आया हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आप सोचते हो कि एक नौकरी का गुलाम बना लोगे कि आपको हम कौनो एमएलसी और राज्यसभा का वोट देने वाला विधायक है क्या कि अंतरात्मा जाग गई तो पार्टी छोड़ करके उनको टिकट पे वोट दे दिया और उनको जिता दिया? इस किताब में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कलम और किताब हमारे हाथ में आई तो हमारे पुरखों से, संघर्षों से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई जज बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई संविधान बनाने वाला बना, कोई देश चलाने वाला बना, कोई डीएम बना, कोई एसपी बना। किससे बना? कलम और किताब से बना। और कलम और किताब को बेच दी है। अब आपके बच्चे डीएम एसपी कुछ नहीं बन पाएंगे। इसी की कहानी इस किताब में कही। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि पढ़ने का मन करे तो एक बार किताबिया को खोल करके पढ़िएगा। जयपुर में इस कार्यक्रम में आए हुए, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच के सामने विशेष सम्मानित आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इस आयोजन में हमें आमंत्रित किया। और पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले आप सबके सामने एक
माफी की तरह से। ये मेरा फर्ज है कि पहले ये कार्यक्रम जब यहां के लोग आयोजित करना चाह रहे थे तो एक बार तारीख फाइनल हो गई, उस दिन हम नहीं आ पाए। फिर इसी महीने की 25 तारीख को सारी तैयारी हो गई, हमें भी आना तय हो गया था और सब कुछ बैनर पोस्टर देखिए, ये जो बगल में लगा है इस पे भी देखिए अभी 25 तारीख लिखा हुआ, क्योंकि पूरी विधिवत तैयारी उस कार्यक्रम की शुरू हो गई थी और बहुत सारे सम्मानित लोग, वरिष्ठ लोग, हमने अपनी तरफ से एक निवेदन किया कि हमें एक बहुत जरूरी कार्यक्रम में, वो एक बंगलौर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें जाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने निवेदन किया कि एक बार और टाल दीजिए। लेकिन सोचिए, आप इतने बड़े नेता तो हैं नहीं कि आपके कहने से रोज कार्यक्रम टाला जाए, लेकिन आयोजन समिति के लोगों का ये बहुत सम्मान है, ये बड़प्पन है उनका कि हमारे निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया। और इसका असर भी आप लोगों का कहना है कि थोड़ा देखने को मिला कि जितनी भीड़ होनी चाहिए वो कम हुई, क्योंकि वो रविवार का दिन था और पूरे इलाके में प्रचार घूम घूम के हो गया। लेकिन अब अफसोस, मैं तो कह रहा हूं कि इतने लोग भी काफी हैं, क्योंकि वैचारिक क्रांति के काम में भीड़ नहीं देखी जाती, विचारधारा का एक आदमी भी काफी होता है। और यहां तो इतने लोग बैठे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। तो मैं इस माफी और इस खेद के साथ, हमने एक बात कही थी कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अगर कहीं आने को बोल दिया है तो हम आएंगे जरूर। तो आज हम आप सबके प्रेम और सम्मान के चलते, जो इतना सम्मान आप सब ने दिया है, एक बात ऐसे मंचों पर खड़े होकर के मुझे महसूस होती है, और खासकर नौजवान साथियों, आप सब ने जो ये कुछ देखा है उसके लिए आप सबसे कहना चाहता हूं, जितनी हमारी उम्र होगी उससे ज्यादा उम्र संघर्षों में खपा देने वाले लोग मंच पर और सामने बैठे हुए हैं। ये सामान्य लोग नहीं है, बहुत संघर्ष किया होगा तमाम लोग मंच पर बैठे और सामने बैठे, और उन लोगों के सामने इतने कम उम्र के एक व्यक्ति का इतना सम्मान हो, तो ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उस विचारधारा का सम्मान है जिसका झंडा लेकर के हम पूरे देश में घूमना चाहते हैं। क्योंकि भाई वैसे तो हम यही पड़ोसी आपके, हमको पता ही नहीं था कि गोपालगंज बिहार ये हमारे घर के इतना करीब है। तो यहीं इसी भोजपुरी की मिट्टी, ये समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय के आंदोलन की जमीन, और यहीं के हम लोग रहने वाले। एक बात मैं पूरे देश में कहता हूं तो अपने घर में भी कहूंगा, जितना भोजपुरी इलाका है हम सब के अपन घर है मानीला। ये मिट्टी हमार अपन मिट्टी है, तो बीच बीच में भोजपुरी में भी, और जरूरी है काहे कि बात वहां तक जानी चाहिए जहां तक बात को ले जाना है। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, और नौजवान साथियों आप सब जितने तादाद में आए होंगे आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये सम्मान क्यों मिलता है। कोई महान काम हमने नहीं आज तक किया, पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी टॉप किया, यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए, 14 साल पढ़ाया और ठेके पर प्रोफेसर थे, नौकरी से निकाल दिया उन सब ने। तो इसका मतलब ये नौकरी का सम्मान तो नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे परमानेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, उनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता। और एक आदमी जिसकी नौकरी छीन ली, पूरे देश के लोग कहते हैं कि ये जनता का प्रोफेसर है और ये हमारे बीच में खड़ा है। तो इसका मतलब वो डिग्री की और नौकरी का सम्मान ये नहीं है। चुनाव आज तक हमने कोई लड़ा नहीं है। इस कार्यक्रम में तो बहुत सारे मुखिया जी लोग भी आए हुए हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक चुनाव लड़ने में कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है।
और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हमने तो आज तक चुनाव भी नहीं लड़ा, एक भी चुनाव नहीं लड़ा, फिर इसका भी सम्मान नहीं। और ये किस चीज का सम्मान है? ये सम्मान उस विचारधारा का है जो हजारों साल पहले से चली आ रही थी। और जब तक उस विचारधारा को हमने पढ़ना, सुनना और उसको जीना शुरू नहीं किया था, तब तक हम एक सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे। जिस दिन इस विचारधारा को हमने निडर होकर के आंख में आंख डाल करके कहना और बोलना शुरू कर दिया, उस दिन यह सम्मान मिला है। तो यह सारा सम्मान तथागत बुद्ध से लेकर फूले, अंबेडकर, पेरियार की वजह से है, यह हमारी वजह से इसका कोई सम्मान नहीं। वो न होते तो हम लोग आज यहां खड़े नहीं होते। और हम तो एक बात और कहते हैं, इस देश में बहुत सारे गरीब किसान, मजदूर, कमेरा लोगों के घर में बच्चे पैदा होते रहे और हाथ से श्रम करते रहे, लेकिन इतना कोई पढ़ करके आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इस देश में भारत का संविधान है और मंडल कमीशन न होता तो आज मैं भी आजमगढ़ के किसी गांव में भैंस गाय चरा रहा होता। इतना सम्मान और इतना प्रतिष्ठा कभी नहीं पाया होता। इसलिए भारत के संविधान और मंडल कमीशन को इसका पूरा श्रेय जाता है और इसलिए इस बात को पहचानना जरूरी है। तो आप सबके इस सम्मान को हम माथे पर रख कर ले जाएंगे। यह आपका सम्मान केवल इस बात का नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। ये फूल माला ऐसे ही नहीं मिलता, यूं ही नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। जितने बुजुर्गों ने संघर्ष करके ये जमीन बनाई होगी, आयोजन समिति के लोगों ने जितना मेहनत किया होगा, ये मंच सजाया होगा, आपके घर तक जाकर एक पैगाम भेजा होगा कि भैया यहां पर एक कार्यक्रम होने वाला है, आप लोग आइए। और आप लोग अपना काम छोड़ करके, कुछ तो विचारधारा की कीमत है जिसकी वजह से आज सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके यहां खड़े हुए। तो इस जगह का कीमत यह है कि यह सम्मान हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जब कोई तानाशाह अपने जेल मुकदमे से डराएगा, जब कोई जालिम हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करेगा, जब भी इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी, यह आप जैसे लोगों का प्रेम और प्यार हमें हिम्मत देगा कि डरना नहीं है और आंख में आंख मिला करके अपने विचारधारा की लड़ाई को आगे ले चलना है। इसलिए इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि अब तो वक्त बदल गया। अब तो जेल ही मुकदमा बुलडोजर चलता है, क्योंकि जिसकी भावना आहत होती है, कुछ समय पहले तक वो सब शराब दे दिया करते थे, शराब दे देते थे, समझते हैं नहीं? जा तो आकर शराब दे दे तोरे खेते में कुछ पैदा न हो। अब इतना बड़ा बड़ा सब देवी देवता का काम करता है, श्राप नहीं देता है, भावना आहत नहीं होती। हम तो पूछते हैं कि पावर खत्म हो गई क्या? श्राप क्यों नहीं देते? इसलिए अब वो लोग पीछे से वार करते हैं। और याद रखिएगा, लड़ने वाले लोगों के ऊपर वो जेल मुकदमा और उनको उसमें फंसाते हैं ताकि वो परेशान हो जाएं और विचारधारा की लड़ाई को पीछे कर दें। विजयपुर के लोगों, आपको तो यहीं से हमारे वो सुशील जी थे, रास्ते में यही बता रहे थे, गोपालगंज जाना होता है तो 60 किलोमीटर पड़ता है, देवरिया हमारे लिए नजदीक पड़ता है, 20-25 किलोमीटर पे देवरिया चले जाते हैं। तो आपका प्रेम और प्यार दोनों राज्यों से है और इन दोनों राज्यों को मैं देखता हूं समाजवादी आंदोलन का राज्य है जो यूपी और बिहार है। पूरे देश को राह दिखाने का काम इसी समाजवाद और सामाजिक न्याय के विचार को करना है। तो आप सबका ये जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के इस विचार को कैसे आगे तक ले जाना है। 2-4-5 बात ही कुल मिलाकर कहूंगा और यही कोशिश आज से गांव-गांव हमें इस बात को फैलाने की करनी है। बहुत सारे लोग मंच पर हैं, बहुत सारे लोग सामने हैं जो अपने अपने स्तर पर विचारधारा का भी काम करते होंगे और संघर्ष की जमीन भी तैयार की हो। पुराने लोग अगर लड़ करके संघर्ष न किए होते तो आज इतना माहौल यहां पर न बनता कि पूरे देश में उस विचारधारा की लड़ाई आगे जा रही है। तो भाइयों और बहनों, आज 2024 में हम और आप खड़े हैं। 2024 का भारत विचारधारा की लड़ाई का इंतजार कर रहा है। एक तरफ उनकी विचारधारा है,
जो इस देश में संविधान को नहीं मानते हैं, और एक तरफ हमारी विचारधारा है जो कहती है कि कुछ भी हो जाएगा, खून के आखिरी कतरे से लेकर अपने वजूद के आखिरी वक्त तक इस देश के संविधान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ भारत का संविधान बदलने वाले खड़े हैं और एक तरफ इस देश के संविधान को बचाने वाले खड़े हैं। और मैं ये मानता हूं कि यहां जितने भी लोग आए हैं वो इस देश के संविधान से प्यार करते होंगे, उस देश के संविधान को अपना मानते होंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा के लोग खड़े हैं जो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरी सत्ता और ताकत को रखना चाहते हैं, और संविधान कहता है कि मुट्ठी भर लोग ताकतवर नहीं होंगे। एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, इसलिए संविधान सबको बराबरी की बात करता है। इसलिए वो संविधान को बदलने की बात करते हैं ताकि उनकी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत बची रहे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई में गांव के आखिरी व्यक्ति को शायद पता ही नहीं होगा कि संविधान क्या दिया। बिहार यहां से शुरू हो गया, और बिहार की बात करते हुए मैं आपको याद ले देना चाहता हूं इतिहास में। एक खेत खलिहान में जब लगा हुआ है मैदान में, ये किसी का घर होगा, आई खेत होगा, इधर खेत है। अब आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं पिछले दिनों महाराष्ट्र गया तो वहां लोगों ने दिखाया कि एक बहुत बड़ी हवन और कथा हो रही है। वहां पता चला कि उसकी कथा सुनने 1 लाख लोग आए हुए थे। और जब हम देवरिया से इधर आ रहे थे तो यहां भी जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है कथा का। गांव गांव में कथा हो रही है, खूब कथा भागवत चल रहा है। अभी हमारी गाड़ी में बैठे थे, वो लोग बता रहे हैं 40 लाख रुपए का तो घी जलाया जा चुका है। 40 लाख रुपए का घी। अब जिसको पता ही नहीं कि घी जलाने की चीज है कि खाने की चीज है, उनसे और क्या बात किया जाए। सीधी सी बात है, घी दाल में जाए तो अच्छा है कि आग में जाए तो अच्छा है? विचार करके बताइए। घी दाल में जाए तो अच्छा है कि आग में जाए तो अच्छा है? अब सुनिए कस्सा कहानी, विचारधारा कैसे है वो मैं समझाना चाहता हूं। महाराष्ट्र गया तो उसने कहा कि भैया, हमने कहा इसमें तो बहुत खर्चा आया होगा इतनी बड़ी कथा कराने में। कहा नहीं, वो गांव गांव में कथा कराने वाला गया और बोला आप अपना जगह खेत की जगह हमको 1 हफ्ता के लिए दे दीजिए, हम धार्मिक काम करेंगे। तो किसान बोला कि हमके का मिली मां से? तो कहा कि तोके धार्मिक काम का पुण्य मिली, जब ये कथा यहाँ हो जाई तो अगली बार जब तू यहाँ फसल उगई बा तो 4 गुना फसल होगी। कहे खाद? कहे वैसो 5 किलो कम हो गई, अब जरूरत है ना, बिना खाद के फसल पैदा हो। और सबने मुफ्त में अपनी जमीन उनके नाम दे दी। 1 साल बाद जब मैं दोबारा वहां गया और उसी जगह पर कार्यक्रम हुआ, हमने वहां कुछ किसान लोग आए हुए थे, हमने कहा कि उन लोगों के मैं जानना चाहता हूं, हाथ उठा दो जिसके खेत में कथा भागवत हुई थी, ये कह के हुई थी कि इसमें फसल 4 गुना हो जाएगी। कोई किसान ऐसा हो जो इस बार फसल 4 गुना हुई तो उठा दो। उसमें एक किसान खड़ा होकर कहा कि इतना कुल माटी पाट देना कि फसल आधा हो गई। तब हमने कहा कि भाई अब अगली बार, तो कहा अगली बार आएंगे तो हम अपना खेत उनको कथा के लिए नहीं देंगे। हमारे खेत से 4 गुना अनाज किसी मंत्र से नहीं पैदा होगा, हमारे खून पसीने की मेहनत से पैदा होगा, और इसलिए हम अपना खेत का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। वो खेत का इस्तेमाल कर लेता है, भविष्य का इस्तेमाल कर लेता है, हम अपने वर्तमान को भी नहीं समझ और समझा पाते हैं। हमारे गांव में किस्सा चलता था, और क्या गांव की बात है, किस्से कहानी समझिए। आदमी मर जाए तो आत्मा है, आत्मा बची है कहीं? तो आत्मा बची है तो कहां बची है, कौन बताएगा? जो धरती पे भगवान का अवतार है। अब कौन अवतार है भाई, कैसे पता चला? कहा जो मुख से पैदा हुआ था।
दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, भारत अकेला देश है जहां के वो मुंहों से पैदा हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत लौटते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। एक बार अमेरिका में जाके बता दो कि हमारे देश में आज से कुछ समय पहले तक लोग मुख से पैदा होते थे, क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि लोग हंसेंगे कि भाई इतना मजाक तो ठीक नहीं, ये नहीं बताया जा सकता ना। अब इसलिए जब आत्मा कहां है तो ये कौन बताएगा? जो धरती पर उनका अवतार है। देखा भाई, वैचारिक मंच है, किसी जाति बिरादरी या किसी नेता का नाम हम वैचारिक मंच से लेना बंद कर दिए। समझदार को इशारा काफी, और वैचारिक मंच से हल्के फुल्के लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। यहां नाम लेंगे तो बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार का नाम लेंगे, अपने वो उनसे हल्के लोगों का नाम लेने की जरूरत है। तो समझदार को इशारा काफी, हमें अपनी बात करनी है, कहां हमारी कमी है। एक बात समझिए, इस मंच पर खड़े होकर हम घंटों ये गिनवा सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी क्या कर रहा है और वो क्या गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमको यह लगता है कि बात इस पर होनी चाहिए कि हम कहां गलत कर रहे हैं। 90% हमारी आबादी बताते हैं। अब मुखिया जी को जिताने में कितना परेशानी होती है पूछिएगा। मुखिया ने, आप बिहार में लूट ले गया आपके हाथ से राज, और 90% कहां है भाई? केवल नारा में बोल 85, क्या बोलते हैं वो, जगदेव बाबू का नारा था, कहे। इसलिए मेरा काम एक और है कि हम अपनी आलोचना करें। जहां गलती हमसे हो रही है अगर हम ठीक कर ले तो क्या वो दूसरा आदमी हमारा शोषण कर सकता है क्या? इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हमसे गलती दो जगह पर हो रही है। एक ये कि हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा क्या छीना जा रहा है और किस नाम पर छीना जा रहा है। इस बात को समझाने के लिए हमारे आदरणीय अरुण गुप्ता जी आ गए हैं, ये और आपको विस्तार में समझाएंगे। मैं मंच से अर्जक संघ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब के बुजुर्ग आदरणीय अरुण गुप्ता जी का बहुत स्वागत करते हैं। इतना बढ़िया से अरुण गुप्ता जी समझाते हैं कि मैं कई बार इनकी वीडियो देखता रहता हूं कि पाखंड और अंधविश्वास से अपने लोगों को कैसे दूर निकालना है। इसलिए हम पूरे मंच से आदरणीय अरुण गुप्ता जी का बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो बात यह हो रही थी कि आज इस जगह पर खड़े होकर किस चीज की जरूरत है? अपनी कमी गिनाने की जरूरत है ताकि हमारा लूट न हो सके। और वो कमी किस नाम पर गिनाई जा रही है? देखिए, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर रहा हूं। कलम और किताब की वजह से हम पढ़ करके यहां तक पहुंचे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको वो बात समझाएं जो नई बात हो। अब अगर यहां खड़े होकर हम गिनाएं आपको कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कितना संघर्ष किया, अरे आप हमसे बेहतर जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो फिर आपको अब मैं और क्या बोलूं। एगो नाव थी, एगो कहानी को कम समझिएगा। नाव जा रही थी, मान लीजिए घाघरा नदी है, तो नाव में 4 आदमी, 3 लोग प्रोफेसर था और एक नाव चलाने वाला। तो पहला आदमी बोला नाविक से कि तुमको इतिहास आता है, पढ़े हो इतिहास का किताब? तो वो कहा कि ना, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। तो वो कहा तुम्हारा 25% जीवन बेकार है। तुमको जब इतिहास नहीं पता तो तुम्हारा 25% जीवन बेकार है। दूसर का प्रोफेसर थोड़ी देर बाद पूछा कि तुमको भूगोल आता है, पढ़े हो? कौन? ना साहब, हम तो नाव चलाते हैं। तो कहा तुम्हारा आधा जीवन बेकार है, खत्म है तुम्हारा जीवन। थोड़ी देर बाद तीसर का प्रोफेसर पूछा कि तुमको गणित आती है? तो कहा ना। तो कहा तुम्हारा तो 75% जीवन बेकार है। और थोड़ी देर बाद नाव भंवर में पहुंची, डगमगाने लगी। नाविक पूछा प्रोफेसर साहब, लोग आप लोग को तैरना आता है? तो तीनों बोले ना। तो कहे आप लोग का पूरा जीवन। तो मामला इतना है भाई। इसलिए अगर पढ़ाई नहीं किया तो आप लोगों का कितना जीवन बेकार है, ये अपने से आप पहचान लीजिए। अगर इतना के बाद भी आप नहीं जानते कि बाबू जगदेव प्रसाद ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी,
तो मैं और आपके लिए कुछ कहने नहीं आया हूं, मैं केवल एक बात कहूंगा। कबीर हमारे सदगुरु हैं, उन्होंने कहा भोजपुरी में कि कहें कबीर जाएदा बही और जबे से चेता तबे से सही। आजे घरे जाके जगदेव बाबू का पूरा जीवनी पढ़ लिया, तब भी कार्यक्रम में आवे का कोनो सफलता, वरना भाषण सुन के कोनो बदलाव नहीं आने वाला। किताब ही ग्रांड आपको मानसिक रूप से आजाद करेगी। तो आपको पढ़ना होगा भाई कि आपके पुरखों ने क्या बलिदान दिया। अब मैं आता हूं उस इतिहास की राजनीति पर जो हमें और आपको जानना जरूरी है। ये बिहार की जमीन है, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। शुरू करता हूं एक अपने नायक से, जिनको अभी पिछले दिनों भारत रत्न दिया गया है। आजकल भारत रत्न ऐसे होगा जैसे रेवड़ी, अच्छा तू नाराजवल ला एगो तू रखला, अच्छा तुहार वोट चाहिए तो एगो तुहू रखला। भारत रत्न ऐसे बांटा जा रहा है। हालांकि पहले भी कोई बहुत अच्छा नहीं बांटा गया। कुछ लोग तो जीते अपने के भारत रत्न दिया देना, खुदे बताओ कि हम ही के भारत रत्न चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक बात के लिए तो धन्यवाद देंगे कि जिस रत्न को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, 40 साल लग गया बाबा साहब को भारत रत्न देने। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि भारत रत्न के देने से पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश ही नहीं विश्व के रत्न बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की बात की थी, इसलिए वो पहले ही लोगों के दिल में जा चुके थे। लेकिन हम जब कोई सम्मान देते हैं तो उससे उस सम्मान की भी अहमियत बढ़ती है कि भारत रत्न किसको मिला? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। बाबा साहब किसको मिला? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला। और इस बात के लिए हम शुक्रिया कहेंगे कि चलो भाई, कहें कबीर जाए तो भाई जबस चेता तबस सही। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझाना आपको बहुत जरूरी है। बाबू जगदेव प्रसाद के पहले उस समय अर्जक संघ चल रहा था और त्रिवेणी संघ चल रहा था। आदरणीय अरुण गुप्ता जी आए हुए हैं। मैं फिर से वही बात कहूं कि हम लोग, जितना उम्र हमारी नहीं होगी उतना संघर्षों में लगा देने वाले लोग यहां पर बैठे होते हैं, तब जाकर के वो जमीन तैयार होती है जिस पे हम जैसे लोग खड़े हुए। इसलिए हमारी पुरानी पीढ़ी ने जितना कुर्बानी दी, संघर्ष किया, मेहनत किया, उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी जगह मिल पाई। लेकिन उस इतिहास को बिहार के लोगों आपके सामने रखना चाहूंगा। 1930 और 40 का वक्त था जब बिहार में त्रिवेणी संघ बना था। जानते हैं नाम आपका? त्रिवेणी संघ। और उसके बाद अर्जक संघ और शोषित दल बाबू जगदेव प्रसाद का। तो त्रिवेणी संघ से लेकर के अर्जक संघ का आंदोलन आगे बढ़ा और बिहार में बहुत सारे लोगों को यह गुमान था कि खटिया पर बैठने नहीं देंगे। पता है ना, पुराने लोग तो जानते होंगे, ये रास्ता पर चलने को देने नहीं है। आप अभी कोई कह रहा था कि इस बार कांवड़ यात्रा हम सामने घर के नहीं लेके जाने दिए, बता रहे थे ना, वो सब रास्ता बदल दिए होंगे लेकिन गए जरूर होंगे, क्योंकि कांवड़ लेके जाने में कोई दुख तकलीफ नहीं होती। अब तो यहीं बगल में बॉर्डर पार करिए उत्तर प्रदेश में, हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST बच्चों का नौकरी और आरक्षण खत्म कर दिया गया। वो जब अपना हक मांगने जा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी की बारिश हो रही है। यही अंतर समझ लीजिए। और आपका नौजवान कहां जाएगा ये बात समझ लीजिए। शिक्षा और रोजगार मांगने जाएगा तो लाठी पड़ रही है। और धर्म मांग, अरे भाई धर्म तो आपके दिल में हुआ करता था ना, जिसको धर्म मानना था वो दिल में मानता था ना। भाई माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पिछले दिनों जब कोरोना आया तो पहला कोरोना माई का मंदिर कहां बनल है? एगो हम वीडियो देखली, ओमा एगो बुजुर्ग मेहरारू रहे, वो खुरपा लेके खन्ना त वीडियो वाले से कहती का तकई कोरोना माई हमरे सपना में आईली। और ओकरे बाद कहली कि 5 गो लौंग, 5 गो मिर्च और 2 गो बेल का पत्ता आई को ले जाके खन के और 2 हाथ नीचे गाड़ दिया, सब कर कोरोना खत्म हो जाए। मतलब बतावा, दुनिया जोने का वैक्सीन खोजत रहे, ओके हमरे यूपी बिहार का माई लोग सपना में खोजलनी कि कोरोना का विनाश कैसे करे के बाद। ये भैया ये कैसे भल? डॉक्टरी की पढ़ाई कौन पढ़ल रहे? अब आप एक सोचिए, कोरोना के समय गोबर का इस्तेमाल करना बढ़ा दिए। एगो आदमी बैठ के टीवी पर बोला कि अगर गोबर को, अगर आप गाय के गोबर को लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। दूसरा का आदमी बोला कि गोबर के, गाय के गोबर में नहा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा।
तीसरा आदमी बोला कि गाय के गोबर के आसपास ही जीने लगेंगे तो कोरोना नहीं होगा। तो एक दूसरा आदमी बोला कि अगर रोज आधा किलो गाय का गोबर खाएंगे तो एकदम कोरोना नहीं होगा। भाई आपको पता नहीं है, गाय के बछड़े को छोड़ दोगे और हलवा रख दो, गोबर रख दो, गोबर नहीं खाएगा, हलवा खाने चला जाएगा। तो जानवर को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और इस बात को हम कह रहे हैं कि भाई आपको खाना है गोबर, आप खाइए। हम तो इस देश के किसान कमेरा लोग हैं जो खेत से अनाज पैदा करके लोगों का पेट भरते हैं। तो हम अनाज पैदा करके जब लोगों का पेट भरते हैं तो हमको पता है कि कौन सा अनाज किस फसल में होता है, कौन सा मौसम बदलता है, धान के कितना पानी चाहिए और गेहूं के कितना पानी चाहिए, ये दोनों का अंतर हमको पता है। ये हमारे हमको गोबर नहीं खाना है, हमको हलवा खाना है, क्योंकि उसको हम अपने खेत में पैदा करते हैं। इसलिए भैया एक ही बात कहने आया हूं, अंधविश्वास और पाखंड से बचना जरूरी है। और बचना क्यों जरूरी है? जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा नहीं जानेंगे। इसलिए मैं आपको इतिहास बताने आया हूं। त्रिवेणी संघ अर्जक संघ का नारा जब आगे चला, जगदेव बाबू के बाद, शोषित समाज दल के बाद, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा महामना अर्जक संघ की लड़ाई कि क्या पूरा समाजवादी आंदोलन, और वो आंदोलन क्या था। और इस नारे को गांव गांव कहने का वक्त आ गया है। इस नारे को सब लोगों को गांव गांव कहना चाहिए। रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, वो समाजवादी आंदोलन का नारा था। और आज रोटी और कपड़ा जीएसटी 18% लग रहा है। और पढ़ाई सस्ती करने की बात बताएं, हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। मतलब समझ रहे हैं? राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है ताकि गरीब आदमी पढ़ाई से दूर हो जाए और पाखंड और अंधविश्वास में चला जाए। और राजा तो इस देश का ऐसा बचा है जिसका डिग्री का पता ही नहीं। पता है आप लोगों को पढ़ाई कितनी हुई है? एक इंटरव्यू में बोले 4 पास हैं, दूसरे इंटरव्यू में बोले 35 साल भीख मांगा था, तीसरे इंटरव्यू में बोले इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया था और डिग्री ही नहीं पता थी। इसलिए मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। एक बात बताइए, आपके सामने अगर मुफ्त में 2 चीज बांटी जाए तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? मुफ्त में 5 किलो अनाज कि मुफ्त में बेटा बेटी के लिए शिक्षा? क्योंकि शिक्षा अगर बेटा बेटी को मिल गया तो शिक्षा के दम पर इतना ताकतवर हो जाएगा कि 5 किलो अनाज की बजाय 50 किलो अनाज कमा कर खा लेगा। लेकिन शिक्षा छीनने वाले आपको 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं ताकि पेट भर जाओ और फिर अगली बार किसी हवन और कथा भागवत में सुनने चले जाओ। आपका लूट कहां से हो रहा है, आप बात समझिए। तो कथा भागवत में एक बार एक मध्य प्रदेश का बाबा, मैं वहां गया तो उसने बताया कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 8वीं में पास ना हो, इम्तिहान जिस दिन हो, भोजपुरी में किस्सा सुना था ना, जौने दिन तोहरे लड़का का एग्जाम होकर वो दिन मान लो लड़का पढ़ाई ना कैले तो बेल पत्री ले ला और वो पे तनी सा शहद लगा ला और ओके ले जाके मंदिर में फला जगह पे चिपका दिया तो यार बेटा पास हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कर आसान है कि बेलपत्री शहद ले जा चिपकावल? तो सब पढ़ाई बंद कर दे, लेके एक बेलपत्री। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उस कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। तो जो कथा सुनाया वही का लड़का फेल हो गया और तोरे लड़का के पास करा बदे एक पाखंड बता के गया। तो अपने इतिहास में लौटो। बिहार के लोगों, हमारे संघर्षों का इतिहास क्या था कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी। खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं बैठने दिया जाता था? गरीब देख करके कि जाति देख करके? बताइए, जोर से बोलिए। गरीब देख करके खटिया पे बैठने से रोका कि जाति देखकर? मूंछ रखने से गरीब देख करके रोका या जाति देखकर? ये मुख्य सड़क पर चलना नहीं है, तालाब से पानी पीना नहीं है, ये गरीबी के नाम पर था कि जाति के नाम पर? तो जाति किसने बनाई होगी? तो जाति जिसने बनाई उसने जाति के नाम पर हमको अपमानित किया। तब जाकर के इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट चला। महात्मा कबीर ने कहा कि तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दो राह न पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई।
तुम कैसे ब्राह्मण हुए? और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा? पैदा होने का तरीका सबका एक है, तो धरती पर आने के पहले किसको पता था कि कौन किस जाति का है? इसलिए जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कुछ लोगों को पैर से पैदा होकर के दिखाया जा सके कि आप पैर से पैदा होने वाले हैं, अब खटिया से नीचे बैठेंगे। तब बिहार में समाजवादी आंदोलन चला और उस आंदोलन का नारा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी और इज्जत की लड़ाई थी। और उस समाजवादी आंदोलन में जो त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ और फिर समाजवाद की विरासत में आगे बढ़ा, उसने क्या नारा लगाया? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। वो समाजवादी आंदोलन का नारा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वो नारा लगाया कि संसोपा ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस नारे को जगदेव बाबू और तमाम लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसको वामपंथी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन ने नारे को आगे बढ़ाया, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार आज के तारीख में शिक्षा बेच दी गई है। ये एक बात आपसे कहने आया हूं। और जब आपके बेटा बेटी पढ़ाई नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो मानसिकता में पाखंड और अंधविश्वास के गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? पाखंड और अंधविश्वास से कौन मुक्ति दिलाता है? शिक्षा मुक्ति दिलाती। और इसीलिए प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी किताब, एक किताब लेकर जरूर आया। ये मेरी किताब लिखी हुई है, प्रोफेसर की डायरी। और क्यों लिखी है पता है? वो नौकरी जब छीना तो उनको लगा था कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा, पैर में आके गिड़गिड़ाएगा कि ना ना हमके नौकरी मत छीना, हमारा परिवार कैसे चले। उनको पता ही नहीं था कि हम किसके वंशज हैं। बिहार की जमीन पर खड़े हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक को याद करता हूं, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के अपने पुरखा जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा को याद करता हूं, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार ललित सिंह यादव को याद करता हूं। और इसलिए किताब लिख करके ये बात उनको कह के आया हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आप सोचते हो कि एक नौकरी का गुलाम बना लोगे कि आपको हम कौनो एमएलसी और राज्यसभा का वोट देने वाला विधायक है क्या कि अंतरात्मा जाग गई तो पार्टी छोड़ करके उनको टिकट पे वोट दे दिया और उनको जिता दिया? हमको तुमने वोट दे करके नहीं प्रोफेसर बनाया था। भारत के संविधान और मंडल कमीशन के दम पर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, लेकिन वहां जब संविधान की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, उन्होंने नौकरी छीन ली। हमें पता था कि इस किताब के लिखने के बाद फिर ये नौकरी जीवन में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि इतना सच बोलने वाला कोई उनको चाहिए नहीं, उनको तो गुलाम आदमी चाहिए जो उनको जी हजूरी करे। इसलिए कहा कि तुम सोचे थे कि डर जाएगा, हमने 150 पन्ने की किताब लिख दी, दुनिया में ये अमेजन पर बेस्ट सेलर है और अब तक 25,000 किताब बिक चुकी है और गांव-गांव लोग किताब पढ़ने लगे। और आप भी मंगा के पढ़िए, इस किताब में क्या लिखा है पता है? क्यों किताब लेकर आया? इस किताब में मैंने यह बताने की कोशिश की है कि कलम और किताब हमारे हाथ में आई तो हमारे पुरखों से, संघर्षों से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई जज बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई संविधान बनाने वाला बना, कोई देश चलाने वाला बना, कोई डीएम बना, कोई एसपी बना। किससे बना? कलम और किताब से बना। और कलम और किताब को बेच दी है। अब आपके बच्चे डीएम एसपी कुछ नहीं बन पाएंगे। इसी की कहानी इस किताब में कही है। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि पढ़ने का मन करे
तो एक बारी किताबिया को खोल करके पढ़िएगा। इस गांव में पुराना इतिहास याद करो, और नौजवानों जितने लोग हो यहां याद करो, ठंडी रात में रात भर जागकर पानी में पैर कीचड़ में डालकर गेहूं को भरने वाला किसान, पानी बारिश में इतना पानी में खड़े होकर अपना धान काटने वाला किसान, खूब ठंडी में गन्ना पैदा करने वाला किसान, गर्मी में पसीना और खून मिला करके इस देश की जमीन को उपजाऊ बना करके लोगों का पेट भरने वाला किसान, हाथ में कुदाल फावड़ा तो सदियों से था। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा था, लेकिन उसमें पीढ़ियां खत्म हो गई। देश कौन चला रहा था? वो थोड़े से लोग जिसके हाथ में कलम थी, वही तो देश चला रहे थे। आप तो अपना पेट चला रहे थे और अपना परिवार चला रहे थे। शिक्षा जब मिलना शुरू हुई तो आपके घर का कोई बेटा और बेटी जब बाहर निकला पढ़ने के लिए, और तब आपने भी सोचा कि इस खेती किसानी से हमारा घर नहीं चलेगा, 1 रुपया बचाया, अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, और इसलिए पढ़ाया कि कल को बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएगा तो हमारी गुलामी दूर हो जाएगी। और जिसको आपने वोट दिया उसने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिया और आपको पता ही नहीं चला। वापस आपका बेटा बेटी आपके खेत में चला गया या किसी कंपनी की मजदूरी करने चला गया है। बताइए, आपको पता है कि नहीं पता है? उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, और हम गांव में पेट भरते रह गए। और चुनाव जब आया तो हमारी जाति वाले आदमी को टिकट दे दिया उसी संविधान विरोधियों ने, और हमारी जाति वाला हमारे गांव में घुस करके कहता है कि हमें वोट दे दो, हमारी जात बिरादरी एक है। लेकिन वोट किसके लिए मांगा? संविधान बदलने वालों के लिए। इस खतरे को अगर हमने नहीं पहचाना तो बताइए, कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी को जब जंगल में कुल्हाड़ी गई तो कुल्हाड़ी लकड़ियों से कहने लगी कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इसके मुट्ठे में लगी लकड़ी भी तो तुम्हारे बीच की है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया, जंगल कट गया, क्योंकि लकड़ियों को पता ही नहीं चला कि कुल्हाड़ी उनके खिलाफ खड़ी थी कि उनके साथ खड़ी थी। आप भी जाति बिरादरी देखकर और हम लोगों को जाति बिरादरी देखकर बांटा, और इसलिए मैं आपसे इतिहास बताने आया हूं। बताओ, कर्पूरी ठाकुर तो नाई जाति के थे ना, और कर्पूरी ठाकुर तो समाजवादी आंदोलन से निकले थे ना। और कर्पूरी ठाकुर को आपको पता है, एक इतिहास जानो मेरे लोगों, इस इतिहास को नए बच्चे नहीं जानते होंगे। गांव में ऐसे ही गरीब किसान परिवार में 1-1 रुपया जोड़ करके कर्पूरी ठाकुर के पिताजी ने वो अपने बच्चे को पढ़ाया और पहली बार मैट्रिक पास कर गया, 10वीं। पुराने लोग जानते होंगे। गांव के एक जमींदार सामंत के घर गए और इस उम्मीद में गए कि मैं कहूंगा कि बेटा मैट्रिक में पास हो गया, पूरे इलाके में पहला मैट्रिक पास करने वाला है। खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर गए और कहे कि जाओ बाबू, बता दो बाबू साहब को। और वहां पर जाकर के वो बच्चा कहता है कि हुजूर, हम मैट्रिक पास कर गए। तो खटिया पर लेटा हुआ सामने का एक सामंती व्यक्ति बोला कि मैट्रिक पास कर गईला, अब गोड़ दबावा। इसका मतलब समझे, मैट्रिक भले पास कर गए लेकिन तुम हमारा पैर दबाने के लिए हो। उस दिन वो बच्चा रोया था, अपने पिता से बोला कि आपको अगर आगे पढ़ाने का मौका नहीं है, पैसा नहीं है, तो मत पैसा देना, हम अपने दम पर पढ़ेंगे। और वही बच्चा जब बिहार का मुख्यमंत्री बना तो मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया।